वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम एक बार फिर मुख्य परीक्षा से संबंधित उत्तर लेखन के बारे में अपना दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के बारे में पहला लेक्चर प्रस्तुत किया था और हमने ये भी बताया था कि हम इस संबंध में 8-10 वीडियो का एक सीरीज आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो आज ये उसका दूसरा पार्ट है। इसी तरह हफ्ते में 1-2 करके आपको वीडियोस के तीसरे चौथे पार्ट मिलते रहेंगे, सीरीज मिलते रहेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार सिविल सर्विसेज का मुख्य परीक्षा देंगे, उनके लिए कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरी गंभीरता से इस वीडियो को लें और जो भी बातें इसमें बताई जा रही हैं, अगर आप उसको बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि पहले प्रयास में ही, चाहे आपका ये जो भी प्रयास होगा, उसमें आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। आज के हम इस वीडियो में सामान्यतः स्टूडेंट्स के जो उम्मीदवारों के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं उनको देखेंगे। उत्तर लेखन से संबंधित इस उम्मीदवार कहाँ-कहाँ गलतियां करते हैं अपने आंसर राइटिंग बुकलेट पर, उसको डिस्कस करेंगे। और अंत में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आंसर का शुरुआत हम कैसे, किन-किन तरीकों से या कितने तरीकों से की जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। आइए बात करते हैं कि उम्मीदवारों के मन में सामान्यतः कैसे प्रश्न उठते हैं। दरअसल इस फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच आते रहते हैं और बात करते रहते हैं कि सर, आप लोग आंसर राइटिंग की इतना बल देते हैं, तो क्या आंसर राइटिंग वाकई इतना इम्पोर्टेंट है? केवल स्टडी के माध्यम से चीज़ों को पार नहीं किया जा सकता है? या उत्तर लेखन में कितना हमें आंसर लिखना चाहिए? डेली कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? टाइम क्या होना चाहिए? तमाम बातों पर स्टूडेंट्स जो विशेष रूप से नए होते हैं, वो सवाल पूछते रहते हैं। तो ऐसे ही 2-4-10 कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके से सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ, ताकि आप भी समझ लें कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे कुछ नॉर्मल ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आंसर राइटिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरा प्रश्न है कि क्या इसके बगैर एग्ज़ाम को पास नहीं किया जा सकता? तो भाई बिल्कुल सही बात है। उत्तर लेखन तो वाक़ई बहुत महत्वपूर्ण है और बिना अच्छी प्रैक्टिस के, बिना स्पीड और एक्यूरेसी के या बेहतर प्रेजेंटेशन के आंसर तो एग्ज़ाम तो आप पास शायद ना ही कर पाएँ, या अगर पास कर भी लें तो रैंक का बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए उत्तर लेखन को हल्के में ना लें। सब कुछ अब आपका प्रीलिम्स पास करने के बाद इसी पर टिका होता है। कुछ उम्मीदवार ये भी पूछते हैं कि क्या सभी उम्मीदवारों को आंसर लिखना नहीं आता है, आप लोग जैसे वीडियोस में बताते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सभी उम्मीदवारों की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। हम उन उम्मीदवारों को अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, जो पहली बार आंसर लिखते हैं या जो पहली बार एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं। मेंस की परीक्षा में लगभग 13-14 हजार स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और इस बार भी शायद होंगे, इसी के आसपास होते हैं, 14-15 हजार के आसपास। उनमें से अधिकांश स्टूडेंट्स का आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशंस को लेकर बहुत सारी समस्याएं तो रहती हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हाँ, जो 2-3 बार मेंस दे चुका है या जो पहली बार ही बहुत बेहतर तैयारी करके आया है, उसका आंसर तो वाकई उस स्टैंडर्ड का होता है जो यूपीएससी भी मांग करता है और जिसे देखते ही मन खुश हो जाता है कि यहाँ लगभग सब कुछ ये स्टूडेंट्स जानता है। अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या हिंदी और अंग्रेजी के उम्मीदवारों के उत्तर लेखन में बहुत ज्यादा अंतर होता है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ आंसरों में वाकई बहुत डिफरेंस होता है और जो विशेष रूप से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऐसे इलाकों से आते हैं जहां शायद उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत सामान्य तरीके से हुई हो, तो उनके आंसर को देख के लग जाता है कि अभी आपको बहुत वर्कआउट करने की आवश्यकता है। अ, ये भी सवाल स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हिंदी माध्यम के उम्मीदवार उस पैमाने पर उत्तर लिख पाते हैं जो यूपीएससी की आवश्यकता है? तो बहुत सारे उम्मीदवार लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत सारे उम्मीदवार नहीं भी लिख पाते हैं और पहले प्रयास में वो बस चूँकि शायद प्रीलिम्स निकल चुका होता है, इसलिए उनको उतना समय नहीं मिल पाता है। इसलिए जैसे-तैसे एक खाना-पूर्ति वाली ही बातें नज़र आती हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कितने दिनों के अभ्यास से आंसर राइटिंग पे पकड़ आ सकती है? तो इस पे यही कहा जाएगा कि आप अगर डेली 2 उत्तर लेखन प्रैक्टिस कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं,
मान के चलिए 4-5 महीने से, तो लगभग एक आपका अप्रोच तो डेवलप हो ही चुका होगा। और अगर मान लीजिए इस साल प्रीलिम्स का रिजल्ट अब आने वाला है और अभी तक आपने इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, तो 2 ढाई महीने का समय मुझे लगता है कि थोड़ा कम पड़ जाएगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी तैयारी कैसी है, उसमें पकड़ और गहराई कैसी है। तो तकनीकी चीज़ों को आप बहुत जल्दी से अगर सीख लेंगे, तो भी आप उस लेवल पे आ जाएँगे, जो नॉर्मली 6 महीने का समय सामान्य विद्यार्थी को लगता है, 3-4 से 6 महीने तक का। और एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जीएस के चारों पेपरों में उत्तर लिखने के लिए कितना समय लगना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि यूपीएससी शब्द सीमा कितनी रखता है। लगभग वही बात है, 10 मिनट के अंदर आप एक 7 से 10 मिनट के अंदर अगर आप एक सवा 100, 150 शब्दों का उत्तर लिख लें, तो बेहतर होता है। और जो 250 शब्दों के उत्तर होते हैं, उसके लिए थोड़े और 12 से 15 मिनट का समय होता है। इस पे हम और डिटेल और चर्चा करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ गलतियाँ करते हैं अपने उत्तर लेखन के बुकलेट पर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रश्न की माँग को ना समझना। कई उम्मीदवार अक्सर प्रश्न की माँग को ठीक से समझने में चूक जाते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन्स लिखने होते हैं। जीएस के सभी पेपरों में यूपीएससी 20 क्वेश्चन्स आपसे लिखवाता है, 20 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट के ऊपर एक परीक्षा का माहौल का अलग ही दबाव होता है। ऐसे में जो बड़े प्रश्न होते हैं या जिनकी भाषा जटिल होती है, वहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी गलती कर जाते हैं। हम लोग जब आंसर चेक करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख जाती है कि स्टूडेंट ने इम्पोर्टेंट चीज़ को या तो नज़रअंदाज कर दिया है या उसे पता ही नहीं था, या हो सकता है जल्दीबाजी में उससे वो छूट गया हो, समझा हो पर वो उसको एड्रेस ना कर पाया हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रश्न की भाषा को ठीक से समझिए। 1 आध मिनट पढ़ने में लग जाए तो ज़रूर लगाइए, लेकिन सटीक समझने के बाद ही सटीक लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी में आप ज़रा भी चीज़ों को अगर ठीक से नहीं समझ पाए, तो आपका अगला 10 मिनट, 7 मिनट जो आप आंसर लिखने में लगाएँगे, वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को 2-3 बार आप बहुत ध्यान से पढ़िए। और मेरा एक और इम्पोर्टेंट सुझाव है कि आप अंग्रेजी, जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहता है हिंदी में, उसका इंग्लिश वर्ज़न भी नीचे होता है, तो एक बार दोनों को पढ़ लीजिए और एक बार ठीक से समझ लीजिए कि दोनों बातें एक जैसी हैं कि नहीं। जिन शब्दों में आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको हाइलाइट कर लीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी गलती ये होती है कि जब प्रश्न एक से अधिक पार्ट में होता है, तो किस पार्ट में कितने शब्द लिखने हैं, उस बारे में शब्दों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ भी स्टूडेंट थोड़ी गलती कर जाते हैं। जो 200 250 250 शब्दों वाले आंसर होते हैं, कई बार वो एक से अधिक पार्ट में होते हैं, यानी 2 या 3 पार्ट में होते हैं। या एक ही पार्ट इतना जटिल होता है कि आपको 2-3 पार्टों में भी उसका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ ये शब्द सीमा का जो बँटवारा है, यानी अगर आपको 250 शब्द मिल रहे हैं लिखने के लिए, तो 50 से 75 शब्द कहाँ लगाएँगे? अगले पार्ट में कितने वर्ड लगाएँगे? 100 शब्द लगाएँगे या 80 शब्द लगाएँगे? तीसरे पार्ट के लिए कितना शब्द आपको यूज़ करना है? तो ये एक कैलकुलेशन है, जो आपको अभ्यास से पहले ही सीख लेना है। एग्ज़ाम हॉल में यही संतुलन आपके उत्तर को पूरा बिगाड़ देता है। जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, बच्चे वहीं कम लिख देते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि आंसर बैलेंस होना चाहिए, या किसी एक पार्ट को ज़्यादा आपको शब्द खर्च करने पड़ेंगे, जितना भी आपका वर्ड लिमिट होता है। ये इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए प्रश्नों को आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि कैसे आप, अगर आपको जब मिलेगा तो आप कैसे इसको लिखेंगे। अगली गलती या जो मिस्टेक है, स्टूडेंट उत्तर लेखन में सतही शब्दों का चयन करते हैं। कई बार जो जीएस पेपर 2 होता है, वो पॉलिटी गवर्नेंस का विषय होता है, जिसमें आपको जो संवैधानिक भाषा और सटीक शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स थोड़ा-सा मिस्टेक कर जाते हैं। जीएस पेपर 1 में तो इतिहास है, भूगोल है, समाज है, तो वहाँ तो शब्दों का चयन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वहाँ चल सकता है। लेकिन जीएस पेपर 2 जो है, वो लीगल टर्म ज़्यादा होते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप अच्छी किताबों से अच्छे शब्दों का चयन करें आंसर राइटिंग में। इससे जो इवैल्यूएटर्स है,
उस पर आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। वो खुश होता है कि आपने डीप और बहुत बेहतर स्टडी की है। कुछ गलतियाँ मैप बनाने को लेकर हो जाती हैं, जैसे जीएस पेपर 3 में मान लीजिए 2 में भी या 1 में भी कहीं भी अगर आप कोई ऐसा आंसर लिख रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि मैं भारत में एक मैप बना के लिखूँ या मैप के माध्यम से इस चीज़ को प्रेज़ेंट करूँ, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स आवश्यकता से अधिक बड़ा साइज़ का भारत का नक्शा या वर्ल्ड मैप बना देते हैं। कई बार जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसको भी बना देते हैं। तो आपका जो एक पेज मिलता है A4 साइज का, उसका 1/4 पार्ट या उससे थोड़ा-सा कम हिस्से में ही मैप बनाएँ, तो बेहतर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मान लीजिए अगर भारत का अब सवाल ये है कि मैप में आप पूरा इंडिया को दिखाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है या कोई पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, उसको दिखाने में बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं, उम्मीदवार जो हैं थोड़ा-सा इमैच्योरिटी दिखा देते हैं। यानी उनको उनके आंसर को देख के लगता है कि अभी इस स्टूडेंट को इस बात की समझ नहीं है कि वो अननेसेसरी पेजेस का दुरुपयोग कर रहा है। मैं आपको इसे उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का कोई क्वेश्चन है कि मणिपुर, मिज़ोरम या मेघालय में कहीं कुछ आपको किसी के बारे में बताना है या भारत में नक्सलवाद वाले किसी खास इलाके बस्तर वगैरह के बारे में कोई बात लिखना है या दक्षिण में या गुजरात का कोई बंदरगाह के बारे में लिखना है, तो पर्टिकुलर उस रीजन को बनाइए, ना कि पूरे भारत को आप बना रहे हैं। हालाँकि गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे भारत को बना के उस रीजन को दिखा रहे हैं, ये भी सही है। पर इससे बेटर है कि आप पर्टिकुलर उस रीजन को बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बस्तर इलाके में नक्सलवादियों के गढ़ को दिखाना है या आपको लद्दाख के बारे में दिखाना है, तो आप केवल कश्मीर का, नॉर्थ इंडिया का कश्मीर वाला पार्ट बनाइए और उसको बड़ा करके दिखाइए कि लद्दाख का ये इलाका है जो आपको हाइलाइट करना है। इससे एग्जामिनर के मन में के ऊपर एक बहुत ही बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है। मैप बनाने का ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी स्टूडेंट्स चूक जाते हैं। इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। ये आपके प्रेजेंटेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कई बार स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आंसर लिखते हैं तो पूरा विश्व का ही मानचित्र बना देते हैं। मुझे लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना मानचित्र बनाए भी अगर पूरी बात लिख दें तो बेहतर होगा। अथवा बनाना ही है तो साइज छोटा रखें, A4 का 1/4 पार्ट रखें और एकदम स्पेसिफिक रहें। जीएस पेपर 4 में अब बात करते हैं, जो केस स्टडीज के प्रश्न होते हैं 20-20 अंकों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी शुरुआत को लेकर भी स्टूडेंटों में अक्सर देखा जाता है कि वो थोड़ा-सा भटकाव होता है। यानी जीएस पेपर 4 के जो केस स्टडीज होता है उसकी शुरुआत किस अप्रोच से करें, यहाँ भी स्टूडेंट अक्सर गलती करते नज़र आते हैं। हालाँकि कुछ स्टूडेंट्स वाक़ई बहुत सटीक और बेहतर शुरुआत भी करते हैं। तो जिनसे ये मिस्टेक होता है, उन स्टूडेंटों से हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे अगले किसी वीडियो में इस बारे में हम जब डिस्कशन करेंगे, तो आप ज़रूर हाज़िर रहिएगा। कुछ विद्यार्थी पिछले कुछ टॉपर की बुकलेट्स का नकल करते हुए केवल शब्दों को लिखते हैं, वाक्य पूरा नहीं करते हैं। ये भी अपने आप में एक अजीब-सा लगता है कि भाई आप जो बताना चाहते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपकी अभिव्यक्ति का भी है, अगर आपकी अभिव्यक्ति ही क्लियर नहीं है, तो क्या फ़ायदा? कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स किसी भी टॉपर का जो इंटरनेट पे, वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस स्टूडेंट ने बस 10 पॉइंटों को बता दिया या कोई बुलेट इत्यादि लगा के किसी भी तरह से प्रेज़ेंट किया, तो उसी का नकल अक्सर स्टूडेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले हर टॉपर की कॉपियाँ पूरे वेबसाइट में भरी पड़ी हुई हैं और आप लोग बहुत मेहनत करके उसी के अकॉर्डिंग लिखने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन कहाँ उसमें सफलता हासिल होती है। तो किसी की नकल करने की बजाय आप देखिए कि एग्ज़ैक्ट होना क्या चाहिए। कि एक शब्द से काम नहीं चलने वाला है, कोशिश करिए कि आप सिंपल एक वाक्य लिखिए, एक वाक्य 3-4 शब्दों का भी हो सकता है, ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो। अगर आपके एक वर्ड से उस पूरी बात क्लियर होती है तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं तो कहूँगा कि कम से कम उस सेंटेंस को थोड़ा-सा पूरा करने का प्रयास करिए। ये एक बहुत बड़ी कमी दिखती है। मुझे तो दिखती है, बाकी अगर आपको लगता है कि ठीक है तो अच्छी बात है। अगली एक जो कमी है
वो है कि कई बार स्टूडेंट्स बिना इंट्रोडक्शन के, बिना भूमिका या परिचय के ही डायरेक्ट उत्तर आरंभ कर देते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे सेम आंसर कोई दूसरा स्टूडेंट्स अच्छी इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत कर रहा है, तो उसको अगर आधा अंक भी मिलेगा तो उसी को मिलेगा। अगर आपका दोनों का आंसर लगभग सटीक है, तो भी वो आपसे आगे निकल जाएगा आधे अंकों से। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन के साथ ही आरंभ करिए, छोटा ही रखिए अगर आपके पास समय नहीं है। और अगर ऐसा अमूमन ऐसा तब होता है कि जब लास्ट के 20 प्रश्नों में से 10-12 प्रश्न आंसर स्टूडेंट लिख चुके होते हैं और अंतिम 4-5 प्रश्नों में वो डायरेक्ट करने लगते हैं। तो आप बहुत छोटा भी इंट्रोडक्शन देके शुरुआत कर सकते हैं। हालाँकि बहुत लोग उतने ही समय में ये सारी बातें फुलफ़िल कर देते हैं और वही टॉप रैंक में भी आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस करें। कुछ स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि प्रश्न की भाषा को ही इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं, तो ऐसा मत करिए, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है और इससे पता चलता है कि शायद आपने अभी आपको एक बार और आना है, आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है। और अंतिम जो कमी दिखती है वो है बिना निष्कर्ष के या फाइनल कमेंट के आंसर को पूरा करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नहीं पता जल्दीबाजी में करते हैं या उनको शायद पता नहीं होता है कि कोई भी आंसर फिनिश करने से पहले, चाहे आप एक ही वाक्य में क्यों ना हो, एक फाइनल कमेंट तो दे दीजिए ताकि लगे कि हाँ, आपकी बातें खत्म हो गई और ये आप उसका कंक्लूजन है। इतना भी करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल अचानक रोक देना सही नहीं होता है। ये ठीक वैसे ही लगेगा कि मैं भी बात करते-करते अचानक वीडियो से निकल जाऊँ, तो आप भी कहेंगे कि अरे! बात पूरी हुई या नहीं? तो ये भी एक अच्छे उत्तर लेखन का एक पैमाना होता है। हम अगले वीडियो में इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। अ, तो अब आइए बात करते हैं कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करना चाहिए यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के उत्तरों में। इस संदर्भ में एक अच्छी कहावत है कि वेल बिगेन इज हाफ डन। आपने भी सुना होगा कि एक अच्छी शुरुआत का अर्थ होता है कि आपने आधा काम पूरा कर लिया। आपका उत्तर लेखन भी इसी फिलॉसफी पे, इसी सिद्धांत पे काम करता है। अच्छी शुरुआत से आपका इवैल्यूएटर के पास एक सकारात्मक संदेश जाता है कि उम्मीदवार को उस टॉपिक की बहुत अच्छी समझ है। अन्यथा इसके उल्टा, इसके विपरीत भी मैसेज जाता है कि लगता है कि कैंडिडेट को इसकी समझ ही नहीं है। तो इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से लें कि अच्छी शुरुआत से अगर पॉजिटिव मैसेज भी जाता है तो नेगेटिव भी चला जाता है कि शायद उसको इसकी जानकारी नहीं है। और अगर आपने बहुत सटीक शुरुआत की, तो आगे की बातों को बिना पढ़े भी ये गेस किया जा सकता है कि आप बिल्कुल जानते हैं जो पूछा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के उत्तरों की शुरुआत कई तरीके से की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि प्रश्न किस पर है, प्रश्न का जो मेन सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो किस पर है। नॉर्मली हम कुछ आपको तरीके बता रहे हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। नॉर्मली आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका कीवर्ड्स है, जो भी मेन क्वेश्चन का जो टॉपिक है, आप उसका मीनिंग बताकर आरंभ कर सकते हैं। या अगर कोई ऐसा टर्म है या कोई ऐसी बात है जिसका आप मीनिंग नहीं बता सकते, तो उसका उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उस बात को एक्सप्लेन करके, उसकी व्याख्या करके 3-4 वाक्यों में, मतलब अगर 150 शब्दों का प्रश्न है तो आप 30-40 यानी 50 शब्द के अंदर ही उसका चाहे अर्थ बता दीजिए या उस बात को एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर प्रश्न किसी स्टेटमेंट पे है तो क्या करेंगे? तब वहाँ किसका अर्थ बताएँगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसकी आपको उदाहरण देता हूँ। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है, चर्चा कीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, वहाँ क्या करेंगे? तो वहाँ आप इनका मीनिंग और संदर्भ बताकर आरंभ कर सकते हैं परिचय में। यानी ये स्टेटमेंट किस रेफरेंस में, किस संदर्भ में कहा गया है और इसका अर्थ क्या है, इसको आप अपने परिचय में बताकर फिर आगे जो आप बताना चाहते हैं उसको लिखिए। तो कथन वाले प्रश्नों में हमेशा ऐसे ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई योजना है, मान लीजिए आपके प्रश्न में किसी योजना का जिक्र है, जैसे आयुष्मान भारत योजना या भारत सरकार की कोई भी नई योजना, तो आप उसकी भी शुरुआत उसके गठन और उसके गठन के उद्देश्य को बताकर करेंगे तो बेहतर होगा। अगर प्रश्न किसी ऐतिहासिक घटना पर है,
जैसे जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय होते हैं, उनमें आपके पास ये स्कोप है कि आप उसका पृष्ठभूमि बताकर आरंभ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वर्ल्ड वार के कोई प्रश्न आ गया या राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का कोई आंदोलन को लेकर डायरेक्ट प्रश्न है, तो आप उसकी बैकग्राउंड को बता सकते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को बताकर उसको आरंभ कर सकते हैं। ये भी स्टार्ट करने का एक अच्छा तरीका है। अगर कोई जीएस पेपर 2 का कोई संवैधानिक, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे प्रश्न है, जैसे नीति आयोग, जैसे चुनाव आयोग या यूपीएससी या अन्य जो भी संवैधानिक आयोग हैं या बॉडीज हैं, उन पर अगर कोई प्रश्न है, तो आप उनका जो गठन है, गठन का उद्देश्य है, उनका क्या मैंडेट है, इत्यादि बताकर आरंभ कर सकते हैं। जैसे सीबीआई, सीबीसी है, नीति आयोग है, तो ये क्यों बनाया गया था, इनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आप शुरुआती 2-3 वाक्यों में इसको बताकर आरंभ कर सकते हैं। अगर शब्द सीमा की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर 150 शब्दों का प्रश्न है तो आप 20% शब्द इस पे यूज कर सकते हैं। मतलब 10 से 20-25% के बीच आप इसका वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर 250 शब्द है तो आप, वही बात है कि लगभग 30 से 50 शब्दों के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पर हमेशा एक ही पैमाना सब जगह फॉलो करें ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न की प्रकृति और आपके पास अवेलेबल समय पे डिपेंड करता है कि आप कितने कम समय में उसके शुरुआत को पूरा कर सकते हैं। तो मोटा-मोटी जो भी आंसर स्टार्ट करने का एक तरीका है, इस पे हमने अभी अपना डिस्कशन किया। इसके इतर भी कुछ प्रश्न हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि उनको कैसे शुरुआत करना चाहिए, वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं। इसके लिए हम अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन पेपर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हम अपने अगले वीडियो में आंसर राइटिंग, उसकी भूमिका, बॉडी और कंक्लूजन पर अलग-अलग सीरीज में लंबे डिस्कशन करेंगे कि कहाँ क्या लिखना चाहिए और कहाँ स्टूडेंट गलतियाँ करके आते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। और समय आपके पास बीतता जा रहा है मेंस के लिए, तो अपनी तैयारी, जिनको लगता है कि इस बार प्रीलिम्स निकलने वाला है, वो मेंस के लिए अभी से तैयार हो जाएं। और हमारे वीडियोस कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय, कमेंट आदि जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।